तो आइए दोस्तों, आज आप सभी का एआर एजुकेशन में स्वागत है। और आज से हम लोग गणित को काफ़ी निम्न स्तर से शुरू कर रहे हैं। और ये शुरुआत हम लोग गणित जो हर क्षेत्र में आपको काम आएगा, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसे पूछा जाता है, तो इसकी शुरुआत हम लोग संख्या पद्धति से करते हैं। संख्या पद्धति में जो हम लोग देखते हैं, तो संख्या पद्धति क्या होता है? तो संख्या को जो निरूपित करने का जो पद्धति है, उसी को संख्या पद्धति कहते हैं। तो संख्या पद्धति जो होता है, 2-3 प्रकार का होता है। तो उसमें हम लोग के यहाँ जो ज़्यादातर देखते हैं, ये अंक वाला जो सिस्टम है, ये दशमलव पद्धति में आता है। दशमलव प्रणाली पद्धति में जिस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है? अंक कहा जाता है। तो किस प्रणाली में? दशमलव प्रणाली में। दशमलव प्रणाली में जिस प्रतीक का यूज किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। और अंक जो इसको कहते हैं, तो अंक जो है ये 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3 आगे जाते 9 तक होता है। कुल अंकों की संख्या जो है ये 10 होगी। और इन्हीं अंकों को जब हम मिलाकर कोई भी समूह का निर्माण करते हैं, वही क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है। तो संख्या परिभाषा तो कहीं पूछा नहीं जाता है। अब अंक और संख्या में डिफरेंस जानने के लिए हम लोग देख लिए कि दशमलव प्रणाली में जिस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है, उसको अंक कहते हैं। और अंक के ही समूह को हम लोग क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग एक संख्या लिखें, 32 एक संख्या लिखें, तो इसमें अंक गिनना है। तो अंक जो गिनेंगे, तो एक अंक तो ये हो गया जो 2 प्रतीक के रूप में, और एक अंक ये हो गया जो 3 प्रतीक के रूप में है। तो इसमें कुल अंकों की संख्या कितना हो गया? 2। तो संख्या को हम लोग देख लिए कि अंक का ही समूह क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है। अब चले हम लोग देखते हैं कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो संख्या मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक संख्या और दूसरा अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या उस संख्या को कहते हैं जिनका मान निकलता हो और संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता हो। तो इतना डीपली नहीं जाना है हम लोग को। और जिसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, उसको अवास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को 2 भाग में बांट लीजिए। एक बांट लीजिए प्रेमीय संख्या, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। तो जो प्रेमीय संख्या होता है और अपरिमेय संख्या, तो प्रेमीय संख्या जिसको बोलते हैं हम लोग, उसे क्या कहते हैं? तो p/q के रूप में लिखा जा सकता। और p/q के रूप में हम किस किस को लिख सकते हैं? जैसे 2/4 एक अंक है, इसको काट के जो भी आए, 3/5, ठीक, 0, 4, ये सब क्या है? प्रेमीय संख्या। तो 0 भी एक प्रेमीय संख्या। और 4 क्यों प्रेमीय संख्या? क्योंकि इसके नीचे में हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। इसके नीचे में क्या है? 1 है। तो जो भी फॉर्म है, जो भी पूर्णांक होता है, उसको प्रेमीय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो। जैसे अपरिमेय संख्या में देखें हम लोग, तो √3, √5 और एक पाई जो है, जिसका वैल्यू अनगिनत निकलता रहे, जो कोई फिक्स टर्म नहीं हो। जैसे 1/2 ये कटने के बाद आ जाए, या 3/5 जो है ये फिक्स है, नहीं, यहीं तक 3/5 ही है। लेकिन इसमें √3 का जो मान निकालेंगे या वर्ग निकालेंगे, ये आसान नहीं। इसका निकटतम वैल्यू हम ले लेते हैं पाई का। तो पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई का जो मान हम लोग ले लेते हैं, कितना मानते हैं? 22/7। तो अब कहिएगा, जब पाई अपरिमेय संख्या है, उसका मान जो है 22/7 होता। तो ये मान 22/7 फिक्स वैल्यू नहीं है, ये निकटतम वैल्यू आगे बढ़ते जा रहा है, करते जा रहा है। लेकिन इसको कुछ तो कहीं सीमित करना है ना, तो 22/7 मान लिया गया है। तो ये क्या कहा गया? निकटतम मान है, पूर्ण मान नहीं है, निकटतम मान है। इसीलिए 22/7 को हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन पाई को कौन सी संख्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। और पाई के साथ साथ इसका वैल्यू जो हम लोग 3.14 भी मानते हैं, तो 3.14 भी कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी एक वैल्यू फिक्स है।
तो जब वैल्यू फिक्स हो, जिसका अनगिनत रूप ना हो, वो अपरिमेय संख्या में चला जाएगा, जिसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या में जाता है। तो परिमेय संख्या के बाद जब हम लोग देखें तो उसको भी आगे बढ़ाते हैं। अपरिमेय संख्या में यहाँ समझे कि √3, √5 पाए। अवास्तविक संख्या क्या होगा अब? तो अवास्तविक संख्या जैसे -√3 लिख दिए, -√5 लिख दिए, तो इस सब का तो मान निकलेगा, लेकिन मान माइनस में आने के बाद इसको संख्या रेखा पर नहीं लिखा जा सकता। जब संख्या रेखा पर नहीं लिखा जा सकता है या दर्शाया जा सकता है तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? अवास्तविक संख्या कहेंगे। और जिसका मान रूप को संख्या, जो वास्तविक अवास्तविक जो भी परिमेय अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, ये संख्या वास्तविक संख्या हो जाता है। अब जब हम लोग देख रहे थे कि परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को आगे बढ़ाएं तो परिमेय संख्या को दो भाग में बांट देते हैं। एक को कह लें हम लोग, जिसको हम लोग कह सकते हैं पूर्णांक और भिन्न। तो पूर्णांक को जो हम लोग देख रहे थे, तो पूर्णांक में क्या होगा? इसमें देखिए, इसको 3 भाग में बांट देते हैं पूर्णांक को। इसको 3 पार्ट में जब बांटते हैं तो एक को कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा शून्य को लेते हैं और तीसरा धनात्मक पूर्णांक। तो हम क्या देखें कि पूर्णांक 3 तरह का हो सकता है, चाहे वो माइनस में वैल्यू हो, -2, -4, -8, जो भी वैल्यू हो, ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक में जाएगा। और शून्य जो है ये भी एक पूर्णांक है। और धनात्मक संख्या जो होगा, जिसका चिन्ह क्या हो, जिसका मायने वैल्यू क्या है, प्लस में आए, ये सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक। जिसका चिन्ह धनात्मक रूप में हो वो धनात्मक पूर्णांक, जिसमें माइनस लगा हो वो ऋणात्मक पूर्णांक। और जो शून्य जो है इसे हम लोग उदासीन पूर्णांक कहते हैं, न ही वो धनात्मक श्रेणी में है न ऋणात्मक श्रेणी में है, इसीलिए इसे उदासीन पूर्णांक के रूप में जाना जा सकता है। अब ये जो शून्य और धनात्मक पूर्णांक को जब मिला लिया जाता है तो इस संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या भी कहते हैं। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। और केवल जो धनात्मक हो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या जो केवल धनात्मक हो, तो प्राकृतिक संख्या जो कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या का शुरुआत कहाँ से? 1, 2, 3, 4 आदि, और ये इन्फिनिटी। सबसे बड़ा अगर प्राकृतिक संख्या पूछे तो अभी तक ज्ञात नहीं है, जितना बड़ा बोल दीजिए सब प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या होगा। लेकिन जब इसको 0 से जोड़ दिया जाता है तो इसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो हम लोग क्या देखें कि संख्या में परिमेय संख्या, जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, कोई भी जो भी प्राकृतिक संख्या होगा वो भी एक क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि सबके नीचे में तो एक लिखा जा सकता है। 0 भी क्या होगा? परिमेय संख्या हो। किससे निकला है? परिमेय संख्या से निकला। ऋणात्मक में भी वैल्यू हो तो कौन संख्या में जाएगा? परिमेय संख्या में जाएगा। तो पूर्णांक जो होगा, ये पूर्णांक परिमेय संख्या के पार्ट है। तो जितने भी पूर्णांक होंगे सब क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। अब धनात्मक पूर्णांक, शून्य, ऋणात्मक पूर्णांक देख लिए, प्राकृतिक संख्या देख। प्राकृतिक संख्या को हम लोग 2 पार्ट में बांट देते हैं, एक सम संख्या, दूसरा विषम संख्या। सम संख्या, विषम संख्या। सम संख्या उसे कहा जाता है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो। पूर्णतः विभाज्य का अर्थ हो गया कि इसके 2 से भाग देने के बाद हमें शेष फल क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो उसे ही क्या कहेंगे? सम संख्या। और जब 2 से भाग देने के बाद पूर्णतः विभाजित नहीं हो, पूर्णतः विभाजित नहीं हो, कुछ न कुछ शेष बच जाए, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? विषम संख्या के रूप में जान सकते हैं। अब सम संख्या, विषम संख्या और इसके साथ साथ हम लोग और आदि संख्या को देखें तो एक हो जाएगा
इसी तरह से हम लोग एक और संख्या के रूप में बदल सकते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं, ये दोनों को छोड़कर क्या हो, किसी दूसरे अंक से भी कटे। मीन्स क्या, उसका कोई दूसरा फैक्टर भी हो। जैसे यदि हम लोग 12 ले लेते हैं, तो 12 लेने के बाद क्या देखें कि 12 किस किस से कट सकता है, किस किस से कटेगा, तो 1 से तो कटेगा ही, 1 से तो सभी संख्या कटे। उसके बाद ये किससे विभाज्य होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 12 से होगा। तो जब हम देखें क्या, इसके फैक्टर में कितने कितने गुणनखंड हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये तो ज़्यादा कट रहा है, 6 अंकों से कट रहा है। इसमें क्या देखे कि एक और ये स्वयं जो अपना खुद है, इस दोनों के सिवाय इसका कोई दूसरा भी फैक्टर हो, दूसरा भी काटने वाला हो, तब उसे हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। और इस दोनों के सिवा कोई काटने वाला न हो तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे अभाज्य संख्या देखें तो हम अगर मान लेते हैं एक अंक 7, एक अंक अगर 7 ले लेते हैं तो 7 क्या किसी अंक से कट, तो पता चला 1 सत्ते 7 कर देंगे या 7 एकम 7 कर देंगे। हम क्या बोले, एक और स्वयं को छोड़कर कोई दूसरे अंक से कटे तब वो क्या होगा, भाज्य संख्या। यदि केवल इसी दोनों से कटे, एक और स्वयं से ही कटे, तो वो संख्या क्या कहलाए, अभाज्य संख्या। तो 7 क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, क्योंकि उसको दूसरा कोई काट ही नहीं रहा। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है ये 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या को जान लें। भाज्य संख्या तो पहले बता दिए, जो क्या करे, किसी से विभाज्य हो, मीन्स क्या, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड निकले। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है, तो हम लोग को प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हुआ, तो पता चला 1 किससे कर, 1 का गुणनखंड क्या है, केवल 1। 2 का देखे कौन कौन गुणनखंड है, तो 1 और 2। 3 का जब गुणनखंड देखते हैं तो 1 और 3। इस सब का क्या है, इसका तो 1 ही है, इसका 2 निकला गुणनखंड। हम क्या बोले थे कि भाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो 3 तक नहीं आया, 4 देखें तो 4 का क्या पता चला, 1 से भी कटा, 2 से भी कटा, 4 से भी कटा, पता चला 2 से अधिक है, 2 से अधिक गुणनखंड हो गया 4 का। इसीलिए अगर पूछे कभी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगा। याद रखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगा। अभाज्य संख्या बता दिए, केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, मीन्स क्या, एक तो 1 से कटेगा ही, और उसके अलावा खुद का संख्या और कोई तीसरा नहीं हो, तो अभाज्य संख्या हो जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में होता क्या है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ लिया जाता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो बता ही दिया आप लोग, क्योंकि 2 है। और उससे ज़्यादा टफ जाने के बाद पूछ लेता है कि 1 से 100 तक के बीच में कितने अभाज्य संख्या है, डायरेक्ट। तो उसको आप लिख के देख लेंगे या नहीं, अगर लिखा ही याद ही हो जाए केवल जब एग्जाम का क्वेश्चन ही कि 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या है, तो उस 1 से 100 तक में कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 है। अब जब 1 से 100 तक में कुल अभाज्य संख्या 25 हो गया, तो इसके बाद पूछ सकता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन, कहाँ कितने अंकों की, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो 3 अंकों की जब सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम लोग देखेंगे, तो उसमें क्या देख सकते हैं कि 3 अंकों में सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो हो जाएगा वो हो जाता है 101। ये किसी से नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा मीन्स क्या, 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, तो क्या रहेगा, अभाज्य संख्या। लेकिन हम क्या पूछे, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 101 है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन होगा, तो 997। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया। अब सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो हो नहीं सकता, क्योंकि संख्या क्या था,
अनंत है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आप उसी से सोच सकते हैं क्या होगा। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या भी तो हो सकता है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन होगा ये बता दीजिए। तो यहाँ कितना है 97, तो ये 2 अंक लास्ट वाला ले लीजिए, कितना 97। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 97। और 2 अंकों के 1 अंकों में अगर पूछ ले कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो अब गौर से देखिए कि 1 अंकों में जब संख्या देखिएगा अभाज्य संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखिएगा। तो एक तो न भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक कैसा संख्या, न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या। 2 क्या हो गया, एक अभाज्य संख्या, क्योंकि हम लोग पहले जान चुके हैं 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 3 भी क्या हो गया अभाज्य संख्या। 4 क्या हो गया भाज्य संख्या। 5 क्या हो गया अभाज्य संख्या। 6 क्या हो गया, अब देखेंगे 1 से कट रहा है, 6 से तो कटेगा ही, इसके बाद भी कट रहा है क्या, हाँ 2 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, तो इसका गुणनखंड 2 से अधिक हो गया, तो ये क्या हो गया भाज्य संख्या। 7 क्या हो गया अभाज्य संख्या, किसी से कट ही नहीं रहा, 1 और 7 के सिवा। 8 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 9 3 से भी कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 और 9 के सिवा 3 से कट रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा भाज्य संख्या। तो पता चला 1 अंक में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और 2 अंकों में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो हम क्या बोले 97। 2 अंकों में सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखें तो 11 किससे कट रहा है, किसी से तो नहीं कट रहा। 11 जब किसी से नहीं कट रहा है तो ये क्या हो जाएगा 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। तो क्या ये रटना कभी कभार आ जाता है डायरेक्ट फॉर्म में, जैसे कि पिछले कई एग्जाम में 1 के बारे में पूछा, 1 भाज्य है कि अभाज्य, तो 1 न भाज्य है न ही अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ लेगा, इसको रटिए जाइए, 1 से 2 है। और कभी कभी 1 से 100 तक के बीच में अभाज्य संख्या पूछ ले तो याद रखने के लिए 25 है। 2 एक अभाज्य संख्या, ये तो जाने सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो 2 ही केवल 2 और 2 का एक क्या ऐसा संख्या है सम संख्या, तो 2 ही केवल एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, बाकी जितने भी अभाज्य संख्या है सब विषम संख्या है। सब कौन सी संख्या हो विषम संख्या। 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम संख्या है और साथ में वो क्या है अभाज्य संख्या, बाकी जितने भी अभाज्य संख्या हैं सब क्या होंगे विषम संख्या होंगे। अब एक सहअभाज्य संख्या होता है। सहअभाज्य संख्या क्या होता है, 2 प्राकृतिक युग्म, प्राकृतिक संख्या तो जान गए कि 1 से शुरू हो अनंत तक जाए, तो प्राकृतिक संख्या 2 प्राकृतिक संख्या, जैसे हम ले लेते हैं एक 7 और 11 ले लिए। अब 7 और 11 ले लिए, 2 प्राकृतिक संख्या का युग्म हो गया। इसका मौस यदि 1 हो, ये किसी और से मौस कितना होगा, 7 का भी गुणनखंड करिएगा तो 1 7, 11 का भी गुणन करिएगा तो 1 11, तो मौस कितना निकलेगा 1। यदि 2 प्राकृतिक संख्या का युग्म का मौस केवल 1 हो तो ये क्या कहलाएगा सहअभाज्य संख्या कहलाएगा, सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। और एक क्या है प्रथम प्राकृतिक संख्या है। तो इस तरह से इस डायग्राम से हम लोग ये जान लेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसको बोले, जो 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक जाए, अनंत तक जाए, तो ये तो प्राकृतिक संख्या हो गया। यदि इसी प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ दिया जाता था, इसी प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ दिया जाता था तो क्या बन गया पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक, और पूर्ण संख्या यदि प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ दिया जाता तो पूर्ण संख्या बन जाता। अब क्या देखना है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो क्या पता चला एक बड़का बक्सा है पूर्ण संख्या, इसके अंदर ना प्राकृतिक संख्या है, तो जितने भी प्राकृतिक संख्या है सब क्या है पूर्ण संख्या है। क्यों, 0 से लेके और पूरा अनंत तक जो भी जाएगा वो पूर्ण संख्या का भी होगा प्राकृतिक संख्या का भी होगा। लेकिन
क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? तो नहीं होगा, क्योंकि 0 तो है प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। तो इसमें कंफर्म हो जाए कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा और सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं। अब इसमें क्या होता है, इसमें तो धनात्मक केवल देखें, इसमें क्या होता है ऋणात्मक भी जोड़ दीजिए, -1 -2 -3, ये माइनस वाला भी टर्म जब जुड़ जाता है तो ये पूर्णांक हो गया। क्या? धनात्मक, 0 और ऋणात्मक संख्या जब जुड़ जाए तो ये क्या हो जाएगा? पूर्णांक कहला जाता है। तो इससे क्या पता चला कि पूर्णांक, सभी पूर्णांक जो हैं इसके अंदर में पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या एग्जाम में पूछेगा, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है? क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है? तो नहीं होगा। बड़ा कौन है? पूर्णांक, और छोटा प्राकृतिक संख्या। तो इसके अंदर में तो है, लेकिन ये इसके अंदर में नहीं होगा, सब नहीं होगा। तो इसको देख लें। अब प्रेमीय संख्या के बारे में, जिसको भी हम क्या बोले कि p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन q जो है 0 के बराबर नहीं हो, चाहे वो धनात्मक में हो, ऋणात्मक में हो, रेकरिंग में हो। 2.35 रेकरिंग डाल दिए, क्या हो गया? ये सब जितना भी हो, 0.1 हो, जो भी संख्या हम लोग लिखेंगे सब क्या हो? प्रेमीय संख्या। और ये सब कौन सी संख्या में आ जाता है? वास्तविक संख्या में। वास्तविक संख्या के अंदर में प्रेमीय संख्या, प्रेमीय संख्या के अंदर में पूर्णांक, पूर्णांक के अंदर में पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के अंदर में प्राकृतिक संख्या। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। और ये वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या के बाहर में ही वास्तविक संख्या का एक पार्ट अपरिमेय संख्या। तो ये क्या पूछ ले कि क्या पूर्णांक में या क्या प्रेमीय संख्या में जो है अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या में जो देखिएगा तो वास्तविक संख्या के अंदर में ही आ जाता है प्रेमीय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसको पहले से ही हम लोग देख चुके थे। इस कंसेप्ट के लिए इसको 2 से 3 बार देखिएगा, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे।